हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट के टीजीटी सोशल साइंस के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियोस में भी हमने बिहार स्टेट के टीजीटी एसएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उन्हें जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 6 सितंबर 2023 के शिफ्ट 1 में पूछे गए एसएसटी के ही क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एस्ट्रोलेब से किसको मापा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अक्षांश बतलाने वाला। एस्ट्रोलेब से अक्षांश बतलाने वाला मापा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, व्यावसायिक रूप से उत्पादित किस रासायनिक पदार्थ से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कीटनाशक। कीटनाशक से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, ब्रॉयलर मुर्गियों का दैनिक भोजन प्रोटीन व वसा से युक्त होता है। पोल्ट्री खाद्य में निम्न में से किसका स्तर उच्च रखा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 4, वह स्थान जहां मधुमक्खी पालन किया जाता है कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 5, दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन कब हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा अंग्रेजी सरकार ने 1843 ईस्वी में किया था और उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो थे। लेकिन बीएस स्टेट आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर 1848 को माना है, जो कि सही नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, फ्रांस की क्रांति का स्वरूप बुर्जुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 7, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वास्तिक। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था और हिटलर नाजी पार्टी का प्रमुख नेता था। फिर क्वेश्चन नंबर 8, किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वर्साई की संधि के द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। और वर्साई की संधि 1919 ईस्वी में हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1914 में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ था और प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के युवराज का बोस्निया में हत्या कर देना था। फिर क्वेश्चन नंबर 10, गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बिस्मार्क। गुप्त संधियों की नीति को बिस्मार्क ने अपनाया था। फिर क्वेश्चन नंबर 11, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में कौन सा राज्य शामिल नहीं था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सोवियत संघ। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में सोवियत संघ शामिल नहीं था। सोवियत संघ जो था वो मित्र राष्ट्रों में शामिल था। फिर क्वेश्चन नंबर 12, तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1785 में। तिलका मांझी को 13 फरवरी 1785 ईस्वी को भागलपुर बिहार में फांसी दी गई थी। तिलका मांझी को जबरा पहाड़िया उपनाम से भी जाना जाता है और इन्होंने राजमहल और झारखंड की पहाड़ियों पर ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 13, बीज उर्वरक मशीनरी इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण इनपुट एक प्रणाली बनाते हैं जिसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, फार्म प्रणाली। बीज उर्वरक मशीनरी इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण इनपुट एक प्रणाली बनाते हैं जिसे फार्म प्रणाली कहा जाता है। प्रायः इसके अंतर्गत व्यापारिक व वाणिज्यिक कृषि की जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, चीन। चीन चावल का प्रमुख उत्पादक देश है और चीन के बाद सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन भारत में, फिर उसके बाद बांग्लादेश में और उसके बाद इंडोनेशिया और सबसे लास्ट में वियतनाम में होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 15,
निम्नलिखित दालों में से एक जो मिट्टी की उर्वरता बहाल करने में मदद नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अरहर मिट्टी की उर्वरता को बहाल करने में मदद नहीं करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसलों का उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, चावल। चावल खरीफ फसलों का उदाहरण है, जबकि गेहूं, चना, मटर, जौ और सरसों रबी की फसलें हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित पेय फसलों में से भारत दुनिया में अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है। तो इस क्वेश्चन के चारों ही विकल्प गलत है, क्योंकि दिए गए विकल्पों में से भारत किसी भी पेय फसलों में विश्व में अग्रणी उत्पादक एवं निर्यातक नहीं है। और अगर बात करें चाय की, तो चाय की निर्यात में भी भारत का स्थान चीन, श्रीलंका, कीनिया के बाद चौथे नंबर पे है। तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, लेकिन आयोग ने इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी यानी चाय को माना है, जो कि पूर्णतः गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, अरेबिका किस्म की कॉफ़ी शुरू में निम्नलिखित में से किस देश से भारत लाई गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यमन। भारत में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है, जो आरंभ में यमन से लाई गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भोजन और चारे के रूप में प्रयोग की जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मक्का। मक्का एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारे दोनों के रूप में प्रयोग की जाती है और यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी तरह से उगाई जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, यूएनओ के एकमात्र महासचिव कौन थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ट्रिगवे ली। फिर क्वेश्चन नंबर 21, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 5 साल। फिर क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य कितने राष्ट्र थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 42। राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य में कुल 42 राष्ट्र शामिल थे। फिर क्वेश्चन नंबर 23, बोबोन राजवंश जिसे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान अपदस्थ कर दिया गया था को डैश की संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद सत्ता में बहाल किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, वियना। बोबोन राजवंश जिसे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान अपदस्थ कर दिया गया था को वियना की संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद सत्ता में बहाल किया गया था और ये फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में। फिर क्वेश्चन नंबर 24, रॉलेट कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1919 में। रॉलेट कानून 1919 ईस्वी में पारित किया गया था और ये लाया गया था ताकि भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त किया जा सके। फिर क्वेश्चन नंबर 25, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 ईस्वी को हुआ था, किंतु भारत में साइमन कमीशन का आगमन 3 फरवरी 1928 को बम्बई में हुआ था और इस कमीशन के सभी सदस्य यूरोपीय थे, जो कि भारत में विरोध का सबसे बड़ा कारण बना था। और साइमन कमीशन का विरोध करते हुए ही लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज के दौरान दिसंबर 1928 में मृत्यु हो गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 26, अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, आंध्र का आदिवासी नेता। फिर क्वेश्चन नंबर 27, इंग्लैंड के चॉर्टिस्ट आंदोलन कब हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1838 में। इंग्लैंड में चॉर्टिस्ट आंदोलन 1838 ईस्वी में हुआ था। इंग्लैंड में सन 1838 से 1848 के बीच राजनीतिक सुधारों के लिए श्रमिक वर्ग द्वारा किए गए आंदोलन चार्टर आंदोलन कहलाते हैं और यह नाम 1838 ईस्वी में निर्मित पीपल्स चार्टर से आया था। फिर क्वेश्चन नंबर 28, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून कब लागू हुई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1870। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून 1870 ईस्वी में लागू किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 29, बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बहुमंजिली इमारत। चौल इमारतों का निर्माण बम्बई में भारतीय आबादी वाले इलाकों में किया गया था, जो कि बहुमंजिला इमारतें होती थी। फिर क्वेश्चन नंबर 30,
भारत में पहली बार कब और कहां धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 1863 में कोलकाता में। औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता में धुएं की बढ़ती समस्या से निजात पाने के लिए 1863 ईस्वी में पहली बार धुआं निरोधक कानून पारित किया था, वो भी कोलकाता में। फिर क्वेश्चन नंबर 31, भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने और कब किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी जॉन विलियमसन ने 1990 ईस्वी में भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 32, एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए दिसंबर 1966 में। एशियाई विकास बैंक, जिसे एडीबी के नाम से भी जानते हैं, यह एक प्रकार का क्षेत्रीय विकास बैंक होता है जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को एशियाई देशों के आर्थिक विकास के सुगमीकरण के लिए की गई थी और इसका मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 33, जापान में छपाई की तकनीक किनके द्वारा लाई गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी चीनी बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा। जापान में छपाई की तकनीक चीनी बौद्ध प्रचारक 768 से 770 के लगभग लेकर आए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय भूभाग विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 2.4% और भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। फिर क्वेश्चन नंबर 35, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी सिक्किम। नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 36, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी कावेरी। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है और कावेरी नदी कर्नाटक के कोगाडू जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। फिर क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी तापी नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं होता है, यह मध्य प्रदेश की बैतूल जिले की मुल्ताई से निकलती है। फिर क्वेश्चन नंबर 38, सर्वप्रथम मानसून शब्द किस देश के नाविकों द्वारा प्रयोग किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी अरब। सर्वप्रथम मानसून शब्द अरब देश के नाविकों द्वारा प्रयोग में किया गया था। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई थी जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मौसम। फिर क्वेश्चन नंबर 39, मानव वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी असम। मानव वन्य जीव अभ्यारण्य असम राज्य में स्थित है। असम के काजीरंगा उद्यान व मानस उद्यान गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। फिर क्वेश्चन नंबर 40, रबड़ किस प्रकार के वनस्पति की श्रेणी में आएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। फिर क्वेश्चन नंबर 41, सिनकोना वृक्ष पाए जाने वाले क्षेत्रों में वर्षा होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 100 सेंटीमीटर से अधिक। सिनकोना वृक्ष पाए जाने वाले क्षेत्र में वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाने वाले वृक्ष हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 42, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी बिहार। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य बिहार है, जहां का जनघनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। फिर क्वेश्चन नंबर 43, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस देश की है? तो जून 2023 तक चीन विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला देश हुआ करता था और भारत इस मामले में नंबर 2 पे होता था। लेकिन संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की है, जिसमें कहा गया है कि भारत वर्ष 2023 की मध्य तक विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। तो इस हिसाब से वर्तमान समय में विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश भारत बन गया है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 44, श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए श्री जयवर्धनापुरा। फिर क्वेश्चन नंबर 45, भूटान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनाच्छादित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 70%। भूटान के क्षेत्रफल का लगभग 70% से अधिक भाग वनाच्छादित है और भूटान की राजधानी थिम्पू है। फिर क्वेश्चन नंबर 46,
पोखरा किस देश में स्थित नगर है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए नेपाल। पोखरा नेपाल में स्थित एक नगर है और यह एक हिल स्टेशन भी है। और नेपाल की राजधानी की बात करें तो ये काठमांडू है। फिर क्वेश्चन नंबर 47, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर के लिए सही प्रतिनिधि भिन्न क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 1:1 लाख। फिर क्वेश्चन नंबर 48, क्षेत्र में जाकर इकट्ठे किए गए आंकड़ों को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए प्राथमिक आंकड़े। क्षेत्र में जाकर इकट्ठे किए गए आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़ा कहा जाता है। प्राथमिक आंकड़े मौलिक आंकड़े होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 49, भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार गैस था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए मिथाइल आइसोसाइनाइड। भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड था और भोपाल गैस त्रासदी की घटना दिसंबर 1984 को घटित हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 50, डैश प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने संसाधन संरक्षण के बारे में एक महत्वपूर्ण अवलोकन किया। हर किसी की जरूरत के लिए पर्याप्त है, किसी के लालच के लिए नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। फिर क्वेश्चन नंबर 51, वह भूमि जो 5 से अधिक कृषि वर्षों के लिए बिना खेती की छोड़ दी जाती है डैश के रूप में जानी जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए कृषि योग्य बंजर भूमि। वह भूमि जो 5 से अधिक कृषि वर्षों के लिए बिना खेती की छोड़ दी जाती है कृषि योग्य बंजर भूमि के रूप में जानी जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 52, भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी भारतीय खाद्य निगम। भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए भारतीय खाद्य निगम जिम्मेदार है, जिसे FCI यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। और इसकी स्थापना भारतीय खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत वर्ष 1965 में किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 53, भारत में श्वेत क्रांति के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी वर्गीज कुरियन। भारत में वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध के उत्पादन से था और इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 54, ताज़ा पानी मुख्य रूप से सतही, अप्रवाह और भूजल से प्राप्त होता है, जिसे डैश के माध्यम से लगातार नवीनीकृत और रिचार्ज किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी हाइड्रोलॉजिकल चक्र। फिर क्वेश्चन नंबर 55, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए सरदार सरोवर बांध। नर्मदा बचाओ आंदोलन सरदार सरोवर बांध से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 56, आज भारत में जल विद्युत शक्ति लगभग योगदान करती है उत्पादित कुल बिजली का %% है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब 12.4% हो जाएगा, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। लेकिन आयोग ने इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी यानी 22% को माना है, जो कि पूर्णतः गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 57, लौह अयस्क की गलाने में प्रयुक्त धातु कर्म कोयला है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी बिटुमिनस। लौह अयस्क को गलाने के लिए प्रयुक्त धातु कर्म बिटुमिनस कोयला है। फिर क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में निहित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी थोरियम, और यह केरल के तटवर्ती भागों में मिलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 59, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 7%। फिर क्वेश्चन नंबर 60, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी असम में। फिर क्वेश्चन नंबर 61, सिंगरौली किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। सिंगरौली मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। फिर क्वेश्चन नंबर 62, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी विद्युत। प्राथमिक ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो सीधे प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त की जाती है, तो विद्युत प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी खिलौना उद्योग।
छोटे पैमाने का उद्योग उन उद्योगों को कहा जाता है जिनमें विनिर्माण, उत्पादन और सर्विसिंग की प्रक्रिया छोटे पैमाने पर ही की जाती है और इन उद्योगों पर निवेश एकमुश्त होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, खिलौना उद्योग। फिर क्वेश्चन नंबर 64, टाटा आयरन एंड कंपनी की स्थापना की गई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1907 ईस्वी में। इसको टिस्को के नाम से भी जानते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 65, भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, समुद्री मार्ग से। भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग द्वारा होता है क्योंकि यह परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। फिर क्वेश्चन नंबर 66, भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1853 में। भारत में रेल परिचालन की शुरुआत 1853 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के समय हुई थी और यह मुंबई से थाणे के बीच 34 किलोमीटर लंबी चली थी। फिर क्वेश्चन नंबर 67, संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, लद्दाख उमलिंग ला दर्रा। संसार की सबसे ऊंची सड़क लद्दाख उमलिंग ला दर्रा है। फिर क्वेश्चन नंबर 68, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, आतंकवाद एक प्राकृतिक आपदा नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 69, मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जल। मानचित्र में नीले रंग द्वारा जलीय क्षेत्र को दिखाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 70, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पटना। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना पटना में की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 71, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, भागलपुर। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना भागलपुर जिला में अवस्थित है और यह रूस के सहयोग से बनाई गई विद्युत परियोजना है। फिर क्वेश्चन नंबर 72, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 67.8%। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार की साक्षरता दर 61.8% है, जो कि देश में सबसे कम है और इसमें भी पुरुष साक्षरता दर 71.2% है। फिर क्वेश्चन नंबर 73, पिनासे की सैनिक सरकार कितने वर्षों तक सरकार में या सत्ता में रही? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पिनासे की सैनिक सरकार 17 वर्षों तक सरकार या सत्ता में रही थी। फिर क्वेश्चन नंबर 74, बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था। फिर क्वेश्चन नंबर 75, गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, इंग्लैंड। गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड में हुई थी और यह एक धार्मिक राजनीतिक क्रांति थी जो 1688 ईस्वी में हुई थी और गौरवपूर्ण क्रांति को रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह बहुत ही शांतिपूर्व तरीके से संपन्न हुई थी। इस क्रांति में इंग्लैंड का राजा बदल गया, इंग्लैंड की शासन व्यवस्था भी बदल गई, लेकिन कहीं पर भी खून का एक कतरा नहीं गिरा था और इस क्रांति में इंग्लैंड के राजा जेम्स द्वितीय को सत्ता छोड़ना पड़ा था। फिर क्वेश्चन नंबर 76, लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग से ली गई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, भाग 4। लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के भाग 4 से ली गई है, जिसमें राज्य की नीतिक निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 77, रीपोलिंग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पुनः मतदान। पुनः मतदान की प्रक्रिया को रीपोलिंग कहा जाता है। जब भी एक क्षेत्र में चुनाव होता है और उस चुनाव को रद्द करके फिर से मतदान कराया जाता है तो इसे पुनः मतदान कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 78, अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश न्यूजीलैंड था। न्यूजीलैंड ने 1893 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था, जो दुनिया में किसी भी स्वतंत्र देश में ऐसा करने वाला पहला देश बना। फिर क्वेश्चन नंबर 79, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, रूस। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है।
लेकिन भारतीय संविधान में इसे स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पे जोड़ा गया था, वो भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 80, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 5 वर्षों के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 81, किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा के बाद होने वाले चुनाव को कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी उपचुनाव। किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा देने के बाद होने वाले चुनाव को उपचुनाव कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 82, मतदाता पहचान पत्र के अलावा और कितने प्रमाण पत्र वैध होते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 14। फिर क्वेश्चन नंबर 83, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितना सीट आरक्षित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 84। संविधान के अनुच्छेद 330 के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जाति के सदस्यों को जनसंख्या के अनुपात के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाता है। वर्तमान में 84 सीट एससी के लिए लोकसभा में आरक्षित है। फिर क्वेश्चन नंबर 84, किस संविधान संशोधन के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा के कार्यकाल में 5 से 6 वर्ष की बढ़ोतरी की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 85, विधानसभा का नेता होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मुख्यमंत्री विधानसभा का नेता होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 86, राज्यसभा को किस अनुच्छेद के अनुसार विशिष्ट शक्तियां प्राप्त हुई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 249। अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा को विशेष शक्तियां प्राप्त है। फिर क्वेश्चन नंबर 87, भारत के संविधान में निम्नलिखित में कौन समानता के अधिकार में शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी आर्थिक बराबरी का अधिकार समानता के अधिकार में शामिल नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार। किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार राजनीतिक अधिकार नहीं है, बल्कि यह एक धार्मिक अधिकार है। फिर क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से भारत के लिए कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है। फिर क्वेश्चन नंबर 90, सामाजिक विभेद का एक अच्छा परिणाम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लोकतंत्र को सशक्त बनाना सामाजिक विभेद का एक अच्छा परिणाम है। फिर क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में कौन सा संघीय राज्य की विशेषता नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शक्तियों का विभाजन। इकहरी शासन व्यवस्था संघीय राज्य की विशेषता नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 92, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी अपने पद ग्रहण के दिन से। फिर क्वेश्चन नंबर 93, संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी निर्वाचित सरकार को बदलना। संपूर्ण क्रांति का विचार जयप्रकाश नारायण ने दिया था, जिसका उद्देश्य निर्वाचित सरकार को बदलना था। फिर क्वेश्चन नंबर 94, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उत्तराखंड से। चिपको आंदोलन का प्रारंभ उत्तराखंड से हुआ था और इस आंदोलन के जनक के रूप में सुंदरलाल बहुगुणा को जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 95, इनमें कौन लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष। यह लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 96, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए काशीराम। बहुजन समाज पार्टी बसपा का गठन BR अम्बेडकर की जयंती पर 14 अप्रैल 1984 को काशीराम द्वारा किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 97, इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए निष्पक्ष चुनाव। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 98, भारतीय लोकतंत्र में कौन सी बात देखने को नहीं मिलती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बहुसंख्यकों का शासन। भारतीय लोकतंत्र में बहुसंख्यकों का शासन देखने को नहीं मिलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 99, विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लोकतंत्र में। विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता लोकतंत्र शासन व्यवस्था में होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 100,
किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र। वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र इस बात का संकेत है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है। वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का एक गणतंत्र था जो वज्जी संघ का भाग था, और लिच्छवी गणतंत्र बिहार का ही नहीं बल्कि भारत का भी प्राचीनतम गणतंत्र है। तो इस तरह आज के इस वीडियो में हमने बिहार स्टेट के टीजीटी एसएसटी के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर लिया है। अगर आप इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।